सेंट्रल जो फोर्स भेजा था लाखों की संख्या में, उनके हाथ में ही लॉ एंड ऑर्डर है। अगर कुछ हुआ है तो ज़रूर ये जिम्मेदारी सबकी बनती है। अब चुनाव ख़त्म हुआ है, अब चाहे लोग यहाँ के हो या वहाँ के हो, कोई भी हो, अगर संयम नहीं रखेंगे और खून खराबा बढ़ता ही जाएगा तो सबका नाम उसमें खराब हो जाएगा। अब लोगों ने ममता जी और उनके पार्टी को भारी बहुमत से जिता कर दिया है, तो सबसे ज़्यादा ये पहली जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की बनेगी कि लोगों को शांत करें। लेकिन ताली एक हाथ से भी नहीं बजती। सर, वहीं जिस तरह से बात करें, बीजेपी के नेता हैं दिल्ली के परवेज साहिब सिंह, वो कहते हैं कि जिस तरह से हिंसा हो रही है, वहाँ के नेता, वहाँ के विधायक, यहाँ पे वहाँ के मुख्यमंत्री ना भूले कि यहाँ एक बार उनको भी दिल्ली आना है। अब इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल दोनों तरफ से होगा, सेंट्रल की तरफ से और राज्य की तरफ से, तो लॉ एंड ऑर्डर की बात कौन किससे करे? शांति का अपील कौन करेगा? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सबसे बड़ी एक हमारी बॉडी है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, आप नड्डा जी वहाँ गए हैं, आप बड़े लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आपके लोगों को शांत करें। पश्चिम बंगाल का इतिहास राजनीतिक हमेशा इस तरह से राजनीतिक हिंसा का रहा है। उसमें से कोई भी पार्टी अछूत नहीं है, ये सबको मालूम है। लेकिन आज देश की हालत ऐसी है, कोरोना या और भी कुछ बातें हैं, देश की हालत ऐसी है, तो ये सब भूलकर हम एक साथ काम करने की जरूरत है। तो वही पश्चिम बंगाल के नेता जो है ममता बनर्जी ने कहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, सारे विपक्ष नेता एकजुट होकर लड़ते। तो आपको क्या लगता है, एक साथ होकर लड़ना चाहिए? देखिए, ये बात तो हमने बहुत बार रखी है, हमारे पार्टी की तरफ से भी। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने भी ये बात रखी है, सबको एक साथ आकर लड़ना होगा। आपको मालूम है, शरद पवार साहब ने यह बात रखी है महाराष्ट्र से। अब ममता जी के इस चुनाव के बाद जिस तरह का उनको निर्णय मिला है पश्चिम बंगाल की जनता से, मुझे लगता है कि उसका आदर जो है करना चाहिए। और पूरा देश की भावना है जो बंगाल में उमटी है, पूरे देश की भावना है ये। जिस तरह से पूरा केंद्र सरकार, पूरी बीजेपी, पूरी सत्ता, पूरा पैसा, पूरी सेंट्रल एजेंसी वहाँ लगी थी ममता को हराने में, तो वो सबको धुन में मिलाकर ममता जी अगर जीती है, तो मैं मानता हूँ ये देश के मन की बात पश्चिम बंगाल की भूमि से सामने आई है। तो ये एक जनादेश भी है, एक आदेश भी है कि सभी जो बीजेपी विरोधी है उनका कोई फ्रंट बने अच्छा, और 2024 के चुनाव में हम एक साथ चुनाव लड़े। लेकिन अब उसके लिए अब उसका नेतृत्व कौन करता है वो देखना पड़ेगा। दिल्ली में बैठकर कौन समय दे पाता है ये सब कामों को, ये भी देखना पड़ेगा। पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचार सुरू असल्याच्या बातम्या फार दुःखद आहेत, चिंताजनक आहेत। खरं म्हणजे पश्चिम बंगालच्या जनतेनं ममता बॅनर्जी यांना जोरदार बहुमत प्राप्त करून दिलं आहे। म्हणजे पश्चिम बंगालचा जो निर्णय आहे हा एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णय आहे लोकांनी दिलेला। ही देशाच्या मनातली भावना तिकडे उमटलेली आहे। असं असताना आता दोन्ही बाजूनी संयम राखणं गरजेचं आहे। विशेषतः जो पक्ष सत्तेवर असतो हे त्यांचं काम असतं। मग तसं पाहिलं तर केंद्रात भाजपची सत्ता आहे आणि पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाची सत्ता आहे। त्याच्यामुळे दोघांनाही संयमानं काम घ्यावं लागेल। पण दुर्दैवानं पश्चिम बंगालचा राजकीय इतिहास हा नेहमीच रक्तरंजित आणि हिंसाचारानं भरलेला आहे। हे जरी खरं असलं तरीसुद्धा आज देशाची स्थिती ही अत्यंत गंभीर आहे। सगळ्यांनी निवडणुकांमधले मतभेद वाद एक मिटवून करोनाविरुद्ध लढण्याची एक गरज असताना सुद्धा हे का होत आहे याचा विचार दोन्ही बाजूंनी करायला हवा। एकमेकांना धमक्या इशारे देणं थांबवायला पाहिजे। निवडणुका संपल्यावर हे सगळं वादळ जेव्हा संपतं तेव्हा नवीन पर्वाला सुरुवात होते। दुर्दैवानं पश्चिम बंगालमधल्या हिंसाचाराला जर कोणी खतपाणी घालत असेल, ते खतपाणी घालणारे पश्चिम बंगालमधले आहेत की बाहेरून कोणी त्यांना उत्तेजन देत आहे ते सुद्धा पाहावं लागेल।
धन्यवाद। सर आदर पुनाला जिस तरह से उन्होंने बीच में खबर आई थी कि आदर पुनाला कह रहे कि वो देश छोड़ के चले गए, तो खबरें आ रही थी कि उन्होंने कहा कि उनको कुछ नेताओं ने धमकी दी है वैक्सीन को लेकर। देखिए ये अदर पुनावाला जी ने उसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि उनको तोड़ मोड़ कर गलत तरीके से उनका बयान सामने आया है, ऐसा पुनावाला जी ने कहा है। महाराष्ट्र में से तो उनको कोई इस प्रकार की धमकी नहीं दे सकता, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई बड़ा नेता या बड़ी पार्टी, ये महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है। हम तो पहले से बोल रहे थे कि हमें गर्व है कि इस प्रकार की जो वैक्सीनेशन है महाराष्ट्र में बन रही है और वो पूरे देश के लिए बन रही है। ये देश की बात है, तो हमारे तरफ से या और कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, और जिसने इस प्रकार की बात रखी अपने चैनल पर, उनको तो माफ़ी मांगनी पड़ी है। तो अगर कोई है तो उनकी जांच होगी। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल अगर वैक्सीनेशन के बारे में कोई निर्माण करता है, पैदा करता है, तो ज़रूर हमारी सरकार उसकी जांच करेगी। सर क्या सुरक्षा प्रोवाइड करी जिस तरह से केंद्र उनको सुरक्षा प्रोवाइड की है? देखिए उनकी सुरक्षा करना ये सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनका काम है, वो देश की जनता के लिए है, जनता की सुरक्षा के लिए है और राष्ट्र के लिए है। तो ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा करना ही हमारा फर्ज है। बोला आदर पुनावाला ज्या प्रकारे त्यांनी सांगितलं त्यांच्यावर धमकी घेतलेली आहे, पहा की जर अशा प्रकारच्या धमक्यांसंदर्भात जर स्वतः अदर पुनावाला यांनी काही वक्तव्य केलं असेल तर ते गंभीर आहे। खरं म्हणजे महाराष्ट्रातून अशा प्रकारचा कोणीही त्यांना धमक्या मग तो भारतीय जनता पक्षानं सर्व ताकद खरं तर पणाला लावली होती बंगालमध्ये, मात्र बंगालमध्ये एकट्याने ममता बॅनर्जी लढल्या। आता आगामी निवडणुकीत सुद्धा सगळ्या पक्ष एकत्र येऊन त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात उभं राहावं अशी मागणी आता खरं तर संजय राऊत यांनी केली, किंवा शिवसेनेचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सुद्धा हीच मागणी असल्याचं संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलेलं आहे। इतकंच नाही, जो हिंसाचार आहे त्या हिंसाचाराला नेमकं गालबोट कोणी लावलं याचा सुद्धा विचार करायला पाहिजे। या सगळ्या बाबतीत आपण बघतोय या सगळ्याचा परिणाम देशपातळीवर सुद्धा आता होऊ शकतो। त्यामुळे एकीकडे निवडणुका हरल्यानंतर किंवा जिंकल्यानंतर कोणीही त्यानंतर कोणतीही अशा प्रकारचे धमकीचे वक्तव्य सुद्धा करू नये असा एक सूचक इशारा सुद्धा संजय राऊत यांनी दिला आहे।